गुड आफ्टरनून बच्चों, वंस अगेन आई वेलकम यू टू द मैजिकल लेक्चर्स ऑफ एमजे स्टार सर। बच्चों, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जल्दी से आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में इंडिकेट करेंगे, फिर हम आज की इंपॉर्टेंट क्लास को शुरू करना चाहेंगे। बच्चों, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बच्चों, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे जल्दी से एक बार आप इंडिकेट कीजिए। बहुत से बच्चे जो हैं टेस्ट के सिलेबस को लेकर परेशान हैं। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, एक बार बच्चों मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूं। कल जो आपका माइनर टेस्ट नंबर 1 है, उसमें मेरी तरफ से जो है 2 चैप्टर्स जो हैं बच्चों वो कंप्लीट आ रहे हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि नर्वस सिस्टम, और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब टेस्ट के सिलेबस को लेकर किसी भी बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से बता देता हूं बच्चों, कल जो है आपका पहला माइनर टेस्ट है, तो जूलॉजी के पोर्शन में 2 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट आ रहे हैं बच्चों। एक तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नर्वस सिस्टम, और एक है बच्चों केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये मैंने आपको टेस्ट का सिलेबस बता दिया है बच्चों। 2-3 दिन से जो हैं जो नोट्स हैं वो अपलोड नहीं हो पा रहे थे, पर अभी मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, आपको वैसे पता चल गया होगा, नोट्स जो हैं वो सारे अपलोड हो चुके हैं। तो परेशान मत हुआ कीजिए, थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, मिलकर खूब मेहनत करेंगे, मुस्कुराहट के साथ जो है मां तक हमें जाना बच्चों। तो सफर हमारा छोटा नहीं है, पूरे सेशन का सफर है, तो परेशान मत हुआ कीजिए बच्चों। टेस्ट का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। 2 चैप्टर आएंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नर्वस सिस्टम, और एक आएगा बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो टेस्ट के सिलेबस को लेकर अब आपको परेशान नहीं होना है, और सारे नोट्स जो हैं जो नहीं हुए थे वो जो हैं अपलोड हो चुके हैं। आपने चेक कर लिए होंगे, या फिर आप उनको जो है समय रहते हुए चेक कर लेंगे। बच्चों, आज के हमारे लेक्चर में हम केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन जो है एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसको हम सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। फिर जो समय बचेगा उसमें हम जो है डाउट्स डिस्कशन वाला पोर्शन भी आज रखना चाहेंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों, जो सेलेक्टेड डाउट्स होंगे उनको हम क्लास में भी डिस्कस करना चाहेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, एकदम डिसिप्लिन के साथ, एकदम मुस्कुराहट के साथ। आइए शुरुआत करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। बोलने की रफ्तार बहुत धीमी रखेंगे, एक एक शब्द आपको सुनाई देना चाहिए बच्चों। आपके मॉड्यूल में मैं आपको बताना चाहूंगा, हम आ चुके हैं पेज नंबर 49 पर। बच्चों, आपका जो मॉड्यूल है उसके हम पेज नंबर 49 पर आ चुके हैं। अब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। सुने, ह्यूमन फिजियोलॉजी का हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों, जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। एक बार फिर से वहीं से शुरुआत करता हूं बच्चों, डेली यहीं से शुरुआत करता हूं। रिवाइज करते समय आप भी अपने मन में इसी तरह से सोचा करें, तो वहीं से रिवाइज करते हैं। अब चैट बॉक्स से थोड़ा सा दूर हो जाएं बच्चों, वहीं पर सिंसियरिटी के साथ बैठ जाते हैं। मॉड्यूल में पेज नंबर 49 चल रहा है, एनसीईआरटी आपके पास रखी हुई है। आइए एक बार इस बेहतरीन लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ध्यान सुना बच्चों, नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन की बात करते हैं। आराम से पढ़ेंगे, मकसद 720 है, डिसिप्लिन के साथ सुने बच्चों। नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन की बात करते हैं। न्यूरॉन अलग अलग टाइप के हैं, कम से कम एनसीईआरटी वाले याद रखें। यूनिपोलर एम्ब्रायनिक न्यूरॉन, बाइपोलर रेटिना एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। डेली के डेली हम रिवाइज भी कर रहे हैं। सुनो बच्चों, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन की बात करते हैं। न्यूरॉन अलग अलग टाइप के होते हैं। न्यूरॉन की जान बसी होती है नर्व इंपल्स में। एंडोक्राइन सिस्टम में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं। 8 ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, 4 नॉन ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जान बसी होती है हार्मोन में। अब आपके सामने हार्मोन शब्द आए बच्चों। हार्मोन के बारे में 4 बातें आपको पता होनी चाहिए। बस आज मैं हेडलाइन बोलूंगा, बाकी आपको जल्दी से सोचना है। हार्मोन की डेफिनेशन आप जल्दी से सोचिए। Hormones are non-nutrient chemicals which act as intercellular messengers and are produced in trace amount. इस सोच के साथ बैठा करें कि बायोलॉजी क्लास में ही याद हो जानी चाहिए, बाद में फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बच्चों ना। हार्मोन की डेफिनेशन हो चुकी है। हार्मोन का केमिकल नेचर सोचिए बच्चों। हार्मोन का केमिकल नेचर या तो वो स्टेरॉइड हो सकते हैं या फिर वो प्रोटीनेशियस हो सकते हैं। स्टेरॉइड मतलब लिपिड सॉल्युबल होंगे, प्रोटीनेशियस मतलब वाटर सॉल्युबल होंगे, एक्सेप्ट
आइडोथायरोनिन, जिसको थायरोक्सिन कहा जाता है, T4 टेट्रा आइडोथायरोनिन। याद कीजिए स्टेरॉइड में बच्चों एमजी टॉप, पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट रिवाइज कर रहे हैं बच्चों। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जैसे कि एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे कि कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और एक रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फीमेल की बॉडी में जो मेन एस्ट्रोजन होता है वो एस्ट्राडायोल होता है। तो एनसीईआरटी में ये शब्द है, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। तो हार्मोन की डेफिनेशन हो चुकी है, हार्मोन का केमिकल नेचर हो चुका है, हार्मोन की प्रॉपर्टीज हो चुकी है, और बच्चों मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन बेहद इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी उन दो फिगर्स को जल्दी से अपने सामने सोच लीजिए। वाटर सॉल्युबल जो होते हैं उनके रिसेप्टर सरफेस पर होते हैं और वो हमेशा सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करके अपने रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, जबकि लिपिड सॉल्युबल बेटा सीधे सेल के अंदर जा सकते हैं। तो उनके रिसेप्टर इंट्रासेलुलर होते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक भी हो सकते हैं, इंट्रा न्यूक्लियर भी हो सकते हैं, और वो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट नहीं करते हैं, वो सीधे जीनोम लेवल पर जाकर अपना एक्शन शो करते हैं। तो हॉर्मोन्स को लेकर सारी बातें हो चुकी हैं बच्चों। अब मैंने आपसे कहा था इस चैप्टर में हमें 8 ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़नी है और 4 नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोनल एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। बट नॉन ऑर्गेनाइज में एक तो हम डिस्कस कर चुके हैं लीवर, हमें नॉन ऑर्गेनाइज में सिर्फ एंडोक्राइनल एस्पेक्ट्स ही पढ़ने हैं इस चैप्टर में। जैसे याद कीजिए ग्रोथ हार्मोन लीवर से एक हार्मोन का सिक्रेशन करवाता था सोमेटोमिडिन, जिसको इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन के साथ सिनर्जिस्टिक वे में अपना एक्शन परफॉर्म करता है। बहुत आराम से पढ़ना चाह रहे हैं। तो लीवर जो कि एक नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड बच्चों, उसका हार्मोनल एस्पेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। लीवर से रिलीज होता है सोमेटोमिडिन नाम का एक हार्मोन, जो कि कहीं ना कहीं ग्रोथ हार्मोन के सिनर्जिस्टिकली काम करता है। तो नॉन ऑर्गेनाइज में हमें किडनी पढ़ना है, हार्ट पढ़ना है, जीआईटी पढ़ना है। बच्चों पहले हम ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे थे, और याद कीजिए ऑर्गेनाइज में हमारे पास 8 एग्जाम्पल है, जिसमें से 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप सोचिए बच्चों, पिट्यूटरी पढ़ चुके हैं, थायराइड पढ़ चुके हैं, पैराथायराइड पढ़ चुके हैं, एडिनल पढ़ चुके हैं, थाइमस पढ़ चुके हैं, और हम पीनियल ग्लैंड पढ़ चुके हैं। बच्चों ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड में अब हमारे पास 2 और रहती हैं, एक तो है पेनक्रियास और एक होती है बच्चों गॉनेट्स। दैट्स इट। तो आज एंडोक्राइन सिस्टम सक्सेसफुली कंप्लीट होगा बच्चों। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मुझे आपको पेनक्रियास समझाना है बच्चों, बाकी जो है बहुत इजी पोर्शन है। तो मेरे साथ आप कनेक्टेड रहिएगा। तो आपके मॉड्यूल में हम पेज नंबर 49 पर आ चुके हैं और एनसीईआरटी आपके पास खुली होनी चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं एक अगली ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसका नाम है बच्चों पेनक्रियास। मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे। गुड आफ्टरनून बच्चों। बहुत आराम से पढ़ना चाहते हैं, इस सोच के साथ पढ़ें कि आज का लेक्चर कम से कम क्लास में याद हो जाना चाहिए। इसको आप जो है क्लास के बाद रिवाइज तक ना करें, आपका काम चल जाना चाहिए। और बच्चों आप जो है फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। कल का टेस्ट आपका बढ़िया होना चाहिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो खुद पर पढ़ना चाहिए बच्चों, क्योंकि इस सेशन के दौरान, इस जर्नी के दौरान सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके बहुत काम आएगा बच्चों। हम मेहनत करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट ना मिले तो कहीं ना कहीं हम हताश हो जाते हैं बच्चों। ये जो है एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। तो मैं चाहता हूं आज की क्लास आपको जो है क्लास में ही याद हो जानी चाहिए। बहुत आराम से आज हम पढ़ना चाहते हैं। तो ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड में बच्चों 6 हम पढ़ चुके हैं। पेनक्रियाज और गॉनेट्स की हम बात करना चाहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं अगली ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे कहा जाता है पेनक्रियाज। मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। याद कीजिए बच्चों, वही 5 पॉइंट हैं: ओरिजिन, लोकेशन, स्ट्रक्चर, हार्मोन, उनके फंक्शन और उनसे संबंधित डिसऑर्डर। तो आइए शुरुआत करते हैं पेनक्रियास का। पहले ओरिजिन। बेटा पेनक्रियास का ओरिजिन होता है एंडोडर्मल। खत्म। अगर हम रिवाइज करते हैं, मकसद है क्लास में याद हो जाना चाहिए। याद कीजिए बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड का ओरिजिन तो एक्टोडर्मल होता है। जो हमारी एडिनल ग्लैंड है उसका ओरिजिन एक्टोमीजोडर्मल होता है। इशारा समझ में आ गया होगा, एक्टोमीजोडर्मल। बेटा जो गॉनेट्स होते हैं ना, टेस्टिस और ओवरी, उनका ओरिजिन मीजोडर्मल होता है। बाकी इनके अलावा इस चैप्टर में बाकी जितनी भी ग्लैंड्स हमने पढ़ी हैं उनका ओरिजिन एंडोडर्मल होता है बच्चों। चाहे वो थायराइड ग्लैंड हो, चाहे पैराथायराइड हो, चाहे वो थाइमस हो, चाहे वो पेनक्रियाज हो। तो पहला पॉइंट हो चुका है, पेनक्रियाज का ओरिजिन कैसा होता है? एंडोडर्मल। खत्म। आइए अब जरा पेनक्रियाज के लोकेशन की बात करते हैं। बेटा पेनक्रियाज जो है वो एक पिंक कलर की ग्लैंड होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। पेनक्रियाज की लोकेशन की बात करते हैं। बेटा पेनक्रियाज हमारी एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। एक एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, क्लास में याद हो जाना चाहिए। पेनक्रियाज का ओरिजिन होता है एंडोडर्मल, याद हो चुका है। लोकेशन की बात करता हूं, यह हमारी एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है
और जो हमारा ड्यूडेनम होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला जो स्मॉल सी शेप्ड पार्ट होता है उसे ड्यूडेनम कहा जाता है। तो ड्यूडेनम का जो कर्व बनता है उसके अंदर एक इलोंगेटेड ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे पैनक्रियास कहा जाता है। जैसे कि आप जो है फिगर में देख पा रहे हैं बच्चों, आपको पता है हमारे अंदर हम डायफ्राम की बात करेंगे, ईसोफेगस उसको पियर्स करके नीचे की तरफ एब्डोमेन कैविटी में एक जे शेप्ड मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है जिसे स्टमक कहते हैं। स्टमक के बाद बेटा एक सी शेप्ड आपको स्ट्रक्चर दिखता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जिसको ड्यूडेनम कहा जाता है। और ड्यूडेनम का ये जो सी शेप्ड कर्व बनता है उसी के अंदर एक इलोंगेटेड ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको पैनक्रियास कहा जाता है। कोशिश कीजिए क्लास में याद हो जाए बच्चों। ओरिजिन हो चुका है, एंडोडर्मल याद हो चुका है, लोकेशन हो चुकी है, पैनक्रियास इज सिचुएटेड इन अवर एब्डोमिनल कैविटी इन द सी शेप्ड कर्व फॉर्म्ड बाय ड्यूडेनम। तो ओरिजिन हो गया, लोकेशन हो गया। अब बात करते हैं बच्चों स्ट्रक्चर के बारे में, ध्यान सुनेंगे। आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, पैनक्रियास जो है वो एक मिक्स ग्लैंड होती है। कैसी ग्लैंड है बेटा? मिक्स ग्लैंड होती है। पैनक्रियास मिक्स ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। इसका मतलब ये हुआ इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। मैं लिख देता हूं बच्चों, पैनक्रियास जो है बेटा वो एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है। पैनक्रियास बेटा एक मिक्स ग्लैंड है, यानी ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड उसे कहा जाता है जिसके अंदर बेटा एक्सोक्राइन पार्ट भी आता है और जिसके अंदर एंडोक्राइन पार्ट भी आता है। एक्सोक्राइन पार्ट तो वो होगा जो कि एंजाइम्स का सिक्रीशन करेगा और एंडोक्राइन पार्ट वो होता है जो कि हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगा। बेटा एक्सोक्राइन पार्ट एंजाइम का सिक्रीशन करता है जो कि डक्ट की मदद से पहुंचाए जाएंगे, पैनक्रियाटिक डक्ट। और बेटा जो एंडोक्राइन पार्ट है वो हार्मोन का सिक्रीशन करता है जो कि ब्लड की मदद से पहुंचेंगे। ऐसा कुछ बहुत स्लो पढ़ना चाह रहे हैं बच्चों। पैनक्रियास के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, एक मिक्स ग्लैंड होती है, उसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी और एंडोक्राइन पार्ट भी है। बेटा एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो ज्यादा होता है, यानी कि पूरी पैनक्रियास में अगर देखा जाए तो 98 से लेकर 99% एक्सोक्राइन पार्ट होता है, जबकि एंडोक्राइन पार्ट कम होता है, सिर्फ 1 to 2%। हमें इस चैप्टर के अंदर सिर्फ बेटा ये एंडोक्राइन पोर्शन पढ़ना है, यानी 1 to 2%। जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है ना बच्चों, इसे कहा जाता है एसिनाई, तो इसे हम कहते हैं एसिनाई ऑफ पैनक्रियास। और जो एंडोक्राइन पार्ट होता है इसे कहा जाता है बच्चों आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसे कहा जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस के द्वीप समूह, द्वीप ऐसा कुछ। तो आप मुझे बताइए, वहीं सोच कर बताइए, आज हमें इस चैप्टर में हमें एसिनाई वाला पोर्शन पढ़ना है या आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस वाला पोर्शन पढ़ना है बच्चों? बहुत आराम से पढ़ना चाहते हैं। मकसद है आज की क्लास में ही याद हो जानी चाहिए, फिर आप जो है अपने टेस्ट की तैयारी अच्छे से करेंगे बच्चों ना, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। ओरिजिन हो चुका है एंडोडर्मल, लोकेशन हो चुकी है, यह हमारी एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है इन द सी शेप्ड कर्व ऑफ ड्यूडेनम। स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो पैनक्रियास जो है वो एक मिक्स ग्लैंड होती है, इसके अंदर एक्सोक्राइन पार्ट भी और एंडोक्राइन पार्ट भी है। एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो एसिनाई कहलाता है, एंडोक्राइन पार्ट जो है वो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहलाता है। एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो ज्यादा होता है बच्चों, 98 to 99%, जो कि एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है, जो पैनक्रियाटिक डक्ट की मदद से एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचाई जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम सिलेबस से हट चुका है। और जो एंडोक्राइन पार्ट होता है बेटा, जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो कम होता है, वो टोटल पैनक्रियास का महज 1 to 2% होता है, उसे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। और वो हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है जो ब्लड की मदद से अपने टारगेट सेल तक पहुंचते हैं। दैट्स इट। अब इसी चीज को हम बेटा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान समझिए। जैसे मान लेते हैं मैंने पैनक्रियास का यहां पर एक कट सेक्शन आपके सामने लिया है, बहुत स्लो पढ़ रहे हैं बच्चों। मैंने पैनक्रियास का एक कट सेक्शन आपके सामने बनाया है, तो आप देख पा रहे हैं ये जो आपको व्हाइट कलर के सर्कुलर पोर्शन दिख रहे हैं, ये क्या है बेटा? ये एसिनाई है। तो ये तो हो गए बेटा एसिनाई। और इन एसिनाई के अंदर जो है इस तरह से कुछ ग्लैंडुलर सेल्स पाए जाते हैं, इन्हें कहा जाएगा एसिनर सेल। और ये जो एसिनर सेल होते हैं बेटा, ये तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं, सिलेबस से हट चुका है। जैसे कि ट्रिप्सिनोजन होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन होता है। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये पैनक्रियाटिक डक्ट की मदद से एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचाए जाते हैं, वहां पर ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पर आज हमें एसिनाई वाला पोर्शन, एंजाइम वाला पोर्शन, डक्ट वाला पोर्शन डिस्कस नहीं करना है। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, ये जो आपको दिख रहे हैं ये तो बहुत सारे एसिनाई हैं, ये तो बहुत सारे एसिनाई हैं। पर इन एसिनाई के बीच में आप देख पा रहे हैं यहां पर चार अलग अलग टाइप के सेल का एक ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है।
और ये ग्रुप कहलाता है बेटा आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहलाता है? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। आप देख पा रहे होंगे इतने सारे एसिनाई होंगे तब जाकर एक आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होगा, यानी एसिनाई वाला पोर्शन ज्यादा है बच्चों। 98 to 99% पार्ट जो है वो एसिनाई वाला पोर्शन है, जबकि आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस काफी कम होता है, महज 1 to 2% होता है, ऐसा कुछ। तो समझिए एसिनाई इतने सारे होंगे तब उनके बीच में एक आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होगा। पर अगर आपको आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस भी याद रखने हैं तो आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी याद रखेंगे ये भी कितने होते हैं बेटा? 1 to 2 मिलियन होते हैं। यानी आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस भी कितने होते हैं? 1 to 2 मिलियन होते हैं। तो एसिनाई का नंबर तो बच्चों इसकी तुलना में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। आपको जो है इतने सारे एसिनाई के बीच में क्या दिख रहा है? एक आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो एनसीईआरटी कहती है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है कितने होंगे? 1 to 2 मिलियन होंगे। अब हमें इस चैप्टर में आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस डिस्कस करना है। बहुत स्लो पढ़ना चाह रहे हैं, मकसद है क्लास में याद हो जाए, कल का टेस्ट आपका बढ़िया होना चाहिए बच्चों। अब देखिए आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस भी कितने हैं? 1 to 2 मिलियन। हम जो है एक आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस को पढ़ लेते हैं। अब देखिए बेटा आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर 4 टाइप के एंडोक्राइनल सेल्स होते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के सेल्स होते हैं। 4 टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा या डेल्टा सेल, एफ या पीपी सेल। एफ और पीपी सेल हमारे सिलेबस में नहीं है, इनके बारे में हम डिटेल में ज्यादा बात नहीं करेंगे। अगर देखा जाए बेटा आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में, ईच आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में 4 टाइप के सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा डेल्टा सेल, एफ और पीपी सेल। इनके परसेंटेज भी हमने लिख दिए हैं, मेडिकल कॉलेज के फैक्ट्स हैं। एनसीईआरटी में हालांकि परसेंटेज नहीं है बेटा। जैसे कि आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में देखा जाए तो अल्फा सेल उसका जो है 17% पार्ट बनाते हैं, बीटा सेल जो होते हैं वो 70% बनाते हैं, गामा और डेल्टा सेल जो है वो 7% बनाते हैं, और बाकी जो बचेंगे वो जो है एफ और पीपी सेल हो सकते हैं। दैट्स इट। अगर आप डायग्राम भी देखो अल्फा सेल जो है बड़े साइज के होते हैं, पेरीफेरी पर होते हैं। पर आपको बस इतना याद रखना आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कितने हैं? 1 to 2 मिलियन है। हर आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में कितने टाइप के सेल हैं? 4 टाइप के सेल हैं, और उन 4 टाइप के सेल में मोस्ट अबंडेंट सबसे ज्यादा कौन से हैं? दैट इज बीटा सेल होते हैं बच्चों, ऐसा कुछ। तो स्ट्रक्चर वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। हम पढ़ रहे हैं पेनक्रियास, ओरिजिन हो चुका है एंडोडर्मल, लोकेशन हो चुकी है एब्डोमिनल कैविटी में, ड्यूडेनम के सी शेप्ड कर्व के अंदर एक इलोंगेटेड ग्लैंड पाई जाती है, इसको पेनक्रियास कहा जाता है। स्ट्रक्चर वाइज पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, आप ऑब्जर्व कर लीजिए। अब हम बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में, उनके फंक्शन, उनसे संबंधित डिसऑर्डर, फिर हम जो है गॉनेट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे बच्चों। और आज का लेक्चर मेन एग्जाम का क्वेश्चन होना चाहिए बच्चों। ओरिजिन हो गया, लोकेशन हो गया, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं हार्मोन, उनके फंक्शन और डिसऑर्डर। आइए बात करते हैं हार्मोन। तो ध्यान सुनिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा सेल जो है इनसे ग्लूकागॉन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। और ध्यान रखिएगा पेनक्रियास से जितने भी हार्मोन निकलते हैं वो प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। याद कीजिए एमजी टॉप जो है वो स्टेरॉइड है, और थायरोक्सिन जो है प्रोटीनेशियस बट लिपिड सॉल्युबल है। बाकी पेनक्रियास से जितने भी हार्मोन निकलेंगे वो प्रोटीनेशियस होंगे, यानी कि वाटर सॉल्युबल होंगे। तो अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन हार्मोन, बीटा से निकलता है इंसुलिन, गामा और डेल्टा से निकलता है सोमेटोस्टेटिन, और एफ और पीपी सेल, बेटा नाम है पीपी सेल, तो इनसे निकलता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। तो हार्मोन का नाम हो चुका है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 2 हैं बेटा, अल्फा से ग्लूकागॉन और बीटा से इंसुलिन। दैट्स इट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2 आपको याद होने चाहिए, एनसीईआरटी इनका जिक्र करती है, तो याद होना चाहिए अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन, अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन। मुस्कुराते हुए मेरे साथ वहां पर बैठे बैठे आप मन में ये चीज गुनगुना सकते हैं बच्चों, अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन, अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन। दैट्स इट। हार्मोन के नाम हो गए बच्चों। अब इनके हम फंक्शन पढ़ेंगे, कुछ संबंधित डिसऑर्डर पढ़ेंगे, पेनक्रियास कंप्लीट हो जाएगी। एक चीज समझिए, यहां पर हम जो है इंसुलिन के फंक्शन को बहुत डिटेल में अभी समझेंगे बच्चों। लगभग 15-20 मिनट तक मैं आपको इंसुलिन के बारे में बात करूंगा, पर ग्लूकागॉन हम पढ़ लेंगे 15-20 सेकंड में। बस एक चुपके से एक लाइन बोल दूंगा, एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। तो इंसुलिन को बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। आपके मॉड्यूल में पहले इंसुलिन लिखा हुआ है, मॉड्यूल की सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, तो इंसुलिन को ध्यान से सुनिएगा। ग्लूकागॉन जो है वो जस्ट उसका एंटागोनिस्टिक हो जाएगा, यानी कि ऑपोजिट हो जाएगा।
ओरिजिन हो चुका है, लोकेशन हो चुका है, स्ट्रक्चर हो चुका है, हार्मोन के नाम हो चुके हैं, अब उनके फंक्शंस पढ़ेंगे और फिर हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं पहले बीटा सेल से निकलने वाले इंसुलिन के बारे में। तो सबसे पहला हार्मोन जो आपके सामने पेश कर रहा हूं बेटो वो है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन के लिए मैं कह सकता हूं दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस ऑफ पेनक्रियास। वैसे इंसुलिन के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों, इंसुलिन हार्मोन का एक मॉलिक्यूल जो है वो 51 अमीनो एसिड्स का बनता है। प्रोटीनेशियस हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ये जेनेटिक्स वाले पोर्शन में डिस्कस की जाएंगी, एमकेजी सर आपके साथ डिस्कस करेंगे, ये बायोटेक में आपके साथ डिस्कस की जाएगी, पर ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं हल्का सा आपको उसका एक आइडिया दे देता हूं, हालांकि इस चैप्टर में बॉडी में ये नहीं लिखा हुआ है। आपको इंसुलिन के लिए क्या ध्यान रखना है, इंसुलिन हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस ऑफ पेनक्रियास। ध्यान सुनिए बच्चों, इंसुलिन हार्मोन का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो 51 अमीनो एसिड्स का बना होता है, और ये जो 51 अमीनो एसिड्स होते हैं ना बेटा, ये जो हैं दो चेन में अरेंज होते हैं, ए चेन और बी चेन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है जेनेटिक्स वाले पोर्शन में समझाया जाएगा, यहां पढ़ लेते हैं, वहां आप मुस्कुरा लीजिएगा। आपने सुना होगा इंसुलिन जो मैच्योर इंसुलिन होता है इसमें ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड, आपने सुना होगा सी पेप्टाइड भी होता है, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन सी पेप्टाइड का रिमूवल हो जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन के एक मॉलिक्यूल में बेटा 51 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि दो चेन में अरेंज होते हैं, ए चेन और बी चेन। आपको समझ में आना चाहिए, ए चेन के अंदर 21 अमीनो एसिड होते हैं, जबकि बी चेन के अंदर जो है 30 अमीनो एसिड होंगे, ऐसा कुछ बेटा। इस तरह से 21 अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से होते हैं, 30 अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से होते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बोथ द चेन्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, ऐसा कुछ। तो ये जो बातें हैं ये आपको जेनेटिक्स में बताई जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट है, वहां पर आप रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी फिलहाल मैं टेस्ट में नहीं पूछूंगा बच्चों को ये तो याद रहता है कि इंसुलिन हार्मोन के एक मॉलिक्यूल में 51 अमीनो एसिड होते हैं, और वो ए और बी पेप्टाइड में कितने होते हैं वो मिक्स कर देता है कि सर ए में जो है 20 होते होंगे, बी में 31 होते होंगे, सर ए में 30 होते होंगे, बी में 21। ऐसा नहीं बच्चों, मुझे इस तरह से याद है, आपको भी याद रह जाएगा। हमारे यहां कहा जाता है किसी भी चीज की शुरुआत जो है वो शुभ होनी चाहिए बच्चों, शुभ होनी चाहिए। अब किसी भी चीज की शुरुआत आप ए से करोगे या बी से करोगे, ए से करोगे, और हमारे यहां बेटा जी 21 जैसे नंबर को शुभ माना जाता है। तो इंसुलिन की शुरुआत हम ए से करेंगे, और शुरुआत थोड़ी सी शुभ होनी चाहिए, शुभ अंक के साथ। तो ए पेप्टाइड के अंदर 21 अमीनो एसिड है, जबकि बी पेप्टाइड के अंदर 30 अमीनो एसिड होते हैं। तो ये इंसुलिन के स्ट्रक्चर की बात हो चुकी है। अब मैं आपके सामने शुरुआत करता हूं बच्चों फंक्शंस ऑफ इंसुलिन, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। इंसुलिन के फंक्शन के लिए बस एक लाइन याद रखिएगा बेटा, ये जो है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। यानी क्या करता है बेटा जी, हाइपोग्लाइसीमिया। इस चैप्टर में ये पहला और एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है बच्चों। याद कीजिए, इस चैप्टर में टोटल 6 हैं जो ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाते हैं बच्चों। ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन, कॉर्टिसोल, एडिनलिन, नॉर एडिनलिन, और अभी आपके सामने आएगा ग्लूकागोन। ये 6 हार्मोन हैं जो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाते हैं बच्चों। ये हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन है, पर इस चैप्टर का एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज घटाता है। तो इतना याद रखिएगा, इंसुलिन का मकसद क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज कम करना, यानी कि ये हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है। अब ये कैसे करवाता है मैं आपको सारे पॉइंट समझाता हूं बच्चों। इंसुलिन का कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस पर इन्फ्लुएंस होता है। 3 इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने पेश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। मान लेते मैंने आपके सामने इस तरह से ब्लड वेसल बनाई है। ब्लड वेसल, आपको पता है हमारे ब्लड में नॉर्मल जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो होता है बेटा 90 to 110 मिलीग्राम पर 100 ml। पता है आपसे ये पूछा जाए कि इंसुलिन हार्मोन बॉडी के किन सेल्स पर काम करता है, चलिए मैं आपको बता देता हूं बच्चों। हमारी बॉडी में 4 सेल ऐसे हैं जिन पर इंसुलिन का एक्शन नहीं देखा जाएगा। बॉडी में नहीं लिखा हुआ है, पर समझ लें हमारी बॉडी में 4 सेल ऐसे हैं जिन पर इंसुलिन का इफेक्ट नॉर्मली नहीं देखा जाता है। एक हमारे न्यूरॉन्स होते हैं यानी ब्रेन के सेल, एक हमारी रेटिना होती है, रेटिना के सेल, एक होते हैं आरबीसी, और एक होते हैं जेनाइटल एपिथेलियम। ध्यान रखिएगा, इन 4 को छोड़कर ऑलमोस्ट बॉडी के सभी सोमेटिक सेल पर इंसुलिन का इफेक्ट देखने को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा।
तो आज के इस लेक्चर में जब भी मैं कहूं कि इंसुलिन का इफेक्ट आ रहा है तो उन चार को हम एक्सक्लूड कर कर जो है बात करेंगे, बाकी वो चार इंपॉर्टेंट नहीं है, उन चार पर हम इंसुलिन का इफेक्ट नहीं देखेंगे। तो उन चार को छोड़कर बॉडी के ऑलमोस्ट सभी सोमेटिक सेल पर आपको इंसुलिन का इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये कंफर्म बात है। पर अगर आपसे पूछा जाए कि इंसुलिन मेनली बॉडी के किन सेल्स पर काम करता है, तो दो नाम याद रखिएगा, हिपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स। एनसीईआरटी बच्चों, हिपेटोसाइट मतलब लीवर के सेल और एडिपोसाइट मतलब एडिपोस टिश्यू के सेल। तो ये दो आपको याद होनी चाहिए समझाने के लिए। मान लेते हैं बच्चों ये जो है हिपेटोसाइट है, या फिर मान लेते हैं एडिपोसाइट है। एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं बच्चों, तो ध्यान रखिएगा इंसुलिन हार्मोन जो है वो ऑलमोस्ट बॉडी के सभी सोमेटिक सेल्स पर काम करता है, पर मेनली जो है वो हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट पर अपना एक्शन शो करता है। अब एक चीज समझिए, मैंने आपसे क्या कहा, इंसुलिन का मकसद क्या है, ब्लड में ग्लूकोज कम करना है। इतना सा याद रहेगा, बाकी पूरा टॉपिक मैं आपको याद करवा दूंगा बच्चों। इंसुलिन का मकसद क्या है, ब्लड में ग्लूकोज कम करना। तो उसके दो तरीके, आप मुझे वहीं सोचिए, इंसुलिन का मकसद क्या है, ब्लड में ग्लूकोज कम होना चाहिए। तो वो क्या चाहेगा कि ब्लड में ग्लूकोज ऐड करें या ब्लड से ग्लूकोज निकालें? बेटा ब्लड से ग्लूकोज निकलवाएगा ना। अगर ब्लड में ग्लूकोज ऐड करवाएगा तो ब्लड का ग्लूकोज बढ़ जाएगा, क्लास में याद हो जाएगा बच्चों। इंसुलिन का मकसद क्या है, ब्लड में ग्लूकोज कम होना चाहिए। तो इंसुलिन पहली बात तो ब्लड से ग्लूकोज को निकलवाएगा, पहली चीज तो ये। और इंसुलिन हर उस रिएक्शन को रोकेगा जिससे नया ग्लूकोज बनता हो, क्योंकि याद करो बेटा, अगर नया ग्लूकोज बना तो बॉडी के सेल उस ग्लूकोज को यूज कर लेंगे, तो ब्लड के ग्लूकोज को फिर कोई भी यूज नहीं करेगा। और इंसुलिन क्या चाहता है, ब्लड में ग्लूकोज कम होना चाहिए। तो पहला तरीका, इंसुलिन चाहता है ब्लड में ग्लूकोज कम होना चाहिए। तो एक तो ब्लड के ग्लूकोज को बाहर निकलवाएगा, और इंसुलिन हर उस रिएक्शन को रोकेगा जिससे नया ग्लूकोज बने। जैसे याद करो ग्लूकोज किस किस से बनता था, याद करो, जैसे बेटा प्रोटीन का होता था प्रोटियोलाइसिस, बनते थे अमाइनो एसिड। लिपिड का होता था लाइपोलाइसिस, तो बनते थे फैटी एसिड। और याद करो कोर्टिसोल की वजह से इनका होता था बेटा ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो क्या बनता था, नया ग्लूकोज बनता था। सोचा अगर ये तीनों रिएक्शन हो गई तो नया ग्लूकोज बनेगा, और अगर नया ग्लूकोज बन गया तो ब्लड के ग्लूकोज को कोई यूज नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा इंसुलिन का मकसद है ब्लड में ग्लूकोज कम होना चाहिए, ब्लड में ग्लूकोज कम होना चाहिए। तो एक तो ब्लड के ग्लूकोज को निकालेगा, और इंसुलिन हर उस रिएक्शन को रोकेगा जिससे नया ग्लूकोज बनता हो। तो आइए शुरुआत करते हैं, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज कम कैसे करता है, आइए समझना बच्चों। जैसे मान लो बॉडी के सोमेटिक सेल हैं, आपको पता है हर सोमेटिक सेल को एनर्जी के लिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज। तो बॉडी के सेल चिल्ला रहे होंगे हमें ग्लूकोज चाहिए, क्या चिल्ला रहे होंगे, हमें ग्लूकोज चाहिए। तो इनकी पुकार किसने सुनी बच्चों, इंसुलिन ने। इंसुलिन आकर कहता है क्यों शोर मचा रहे हो, अरे आपको ग्लूकोज चाहिए तो हमको बोलो ना, जितना ग्लूकोज चाहिए हम आपको दिलाएंगे। बहुत शानदार। यानी इंसुलिन क्या करवाता है, इट इंक्रीजेस द सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय ऑलमोस्ट ऑल द सोमेटिक सेल्स ऑफ द बॉडी। तो इंसुलिन का मकसद क्या है, ब्लड में ग्लूकोज कम होना चाहिए ना बच्चों, तो वो बॉडी के सभी सोमेटिक सेल के द्वारा ब्लड के ग्लूकोज का अपटेक और यूटिलाइजेशन बढ़ाएगा। यानी सेल को बोलता है आप ग्लूकोज खाइए आराम से, और जब सेल ग्लूकोज खाएंगे तो ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा। ये उसका पहला तरीका। अगर मैं आपको एग्जैक्ट रीजन बताऊं बच्चों, इंसुलिन क्या करता है, इन सभी सोमेटिक सेल की मेम्ब्रेन पर एक ट्रांसपोर्टर होता है, शायद आपने सुना होगा ग्लूट4 ट्रांसपोर्टर। बेटा आपने शायद सुना होगा ग्लूट4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, ये उसके नंबर को बढ़ा देता है, और उसकी वजह से जो सेल है, उसकी जो मेम्ब्रेन है, उनकी परमिबिलिटी ग्लूकोज के लिए क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ऐसा कुछ। तो ध्यान रखिएगा इंसुलिन का मकसद क्या है, ब्लड में ग्लूकोज कम होना चाहिए। तो पहला तरीका, वो ऑलमोस्ट बॉडी के सभी सेल की मेम्ब्रेन पर ग्लूट4 को जो है सेलेक्ट करवाता है, नंबर बढ़ाता है, ताकि उनकी परमिबिलिटी ग्लूकोज के लिए बढ़े, ताकि वो ब्लड के ग्लूकोज को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगी, कंज्यूम करेंगी, तो ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा। ये पहला तरीका बच्चों। तो आपने देखा इंसुलिन का ये पहला तरीका। अब दूसरा तरीका समझिएगा, इंसुलिन जो है किसके पास पहुंचा, लीवर सेल के पास और मसल सेल के पास। समझिए बच्चों, इंसुलिन पहुंचा इनके पास, और इनसे कहता है अरे ओ लीवर भैया, अरे ओ मसल भैया, क्या आपको ग्लूकोज चाहिए क्या। लीवर मसल कहते हैं देखिए हमें मालूम है इंसुलिन कि आप जो है ब्लड में ग्लूकोज कम करना चाहते हो,
तो आप ब्लड का ग्लूकोज सबको बांटते फिरते हो, पर देखो इंसुलिन अभी हमें ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी आपको बुलाएंगे। तो इंसुलिन कहता है अरे अरे मेरी बात तो सुनो भैया, थोड़ा ग्लूकोज लो तो सही, समझिए। और क्या कहता है, अरे आप ग्लूकोज लो तो सही, आप उससे एनर्जी मत बनाओ, एक काम करो ना, आप ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर लो, ग्लाइकोजन में। किस में कन्वर्ट कर लो, ग्लाइकोजन में। समझ में आ जाएगा बेटा। इंसुलिन का मकसद क्या है, ब्लड में ग्लूकोज कम होना चाहिए। तो दो तरीके, जिनको ग्लूकोज चाहिए उनको तो ग्लूकोज दिलवाया, पर जिनको ग्लूकोज नहीं चाहिए उनको जबरदस्ती चिपकाया ताकि ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाए। और आपको पता है ग्लाइकोजन का बनना बेटा, ग्लाइकोजन का बनना कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस। अगर ग्लाइकोजन टूटे तो वो कहलाता है बेटा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, वो कहलाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो आपको समझ में आ रहा है इंसुलिन क्या करवाता है, ग्लाइकोजेनेसिस को जो है बढ़ाता है, ऐसा कुछ। और बेटा वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को तो कम करवाएगा ना। अगर ग्लाइकोजिनोलाइसिस हुआ तब तो नया ग्लूकोज बनेगा, और नया ग्लूकोज बनेगा तो ब्लड के ग्लूकोज को फिर सेल यूज नहीं करेंगे, तो ब्लड में ग्लूकोज कम कैसे होगा। तो आपको इस समझ में आना चाहिए इंसुलिन क्या करवाता है, मकसद है ब्लड में ग्लूकोज कम होना चाहिए। क्लास में याद हो जाएगा बच्चों, इंसुलिन का मकसद है ब्लड में ग्लूकोज कम होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के 3 स्टेटमेंट आपके सामने फेंकने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इंसुलिन क्या करता है, इट इंक्रीजेस द सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय ऑलमोस्ट ऑल द सोमेटिक सेल्स ऑफ द बॉडी। ये पहला तरीका। दूसरा, इंसुलिन जो है वो ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ाता है जबकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस को घटाता है। तो बेटे यहां पर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात होगी। अब मैं प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म की बात करता हूं। याद करो, इंसुलिन नहीं चाहता कि नया ग्लूकोज बने, तो इंसुलिन हर उस रिएक्शन को रोकेगा जिससे नया ग्लूकोज बनेगा। तो देखिए बेटा, इंसुलिन प्रोटियोलाइसिस को कम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोटियोलाइसिस को इनहिबिट करता है, लाइपोलाइसिस को इनहिबिट करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है, दैट्स इट। तो ये आपने देखा प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट हो गया। इंसुलिन जो है बेटा सेल के द्वारा ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाता है ताकि ब्लड में ग्लूकोज कम हो, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करवाता है ताकि ब्लड में ग्लूकोज कम हो, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को रोकता है ताकि नया ग्लूकोज ना बने, प्रोटियोलाइसिस को रोकता है, लाइपोलाइसिस को रोकता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकता है ताकि नया ग्लूकोज ना बने। तो मजबूरन सेल ब्लड के ग्लूकोज को कंज्यूम करते रहेंगे तो ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा, ऐसा कुछ। उल्टा समझिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आपने कहा इंसुलिन जो है वो प्रोटियोलाइसिस को रोकता है, वो सेल को मना करता है कि प्रोटीन मत तोड़ो, क्योंकि अगर प्रोटीन टूटेगा तो अमीनो एसिड बनेंगे और अमीनो एसिड जो है कोर्टिसोल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बना देंगे। तो इंसुलिन उल्टा क्या करता है बेटा, इंसुलिन क्या करता है, वो सेल को क्या कहता है, आप अमीनो एसिड लो और क्या बनाओ, प्रोटीन बनाओ। यानी बहुत शानदार, इंसुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। तो शानदार चीज बच्चों, ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ग्रोथ हार्मोन थायरोक्सिन ये इंसुलिन के सिनर्जिस्टिक हार्मोन है। बेटा ग्रोथ के हिसाब से कह रहा हूं, ब्लड ग्लूकोज के हिसाब से नहीं। ब्लड ग्लूकोज के हिसाब से तो एंटागोनिस्टिक हो जाएंगे ना बच्चों। ग्रोथ हार्मोन और थायरोक्सिन ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाते हैं, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज घटाता है। यानी ब्लड ग्लूकोज के हिसाब से तो एंटागोनिस्टिक है, पर ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए ना बच्चों। तो ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, थायरोक्सिन प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है और इंसुलिन भी जो है प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ाता है। तो ध्यान से पढ़ना बच्चों स्टेटमेंट कि ग्रोथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन, सोमेटोमिडिन ये जो है इंसुलिन के सिनर्जिस्टिक होते हैं। तभी तो याद कीजिए सोमेटोमिडिन को मैंने नाम दिया था इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये आपको सौ में आ गया होगा। बेटा उल्टा इंसुलिन जो है लाइपोलाइसिस को रोकता है, वो क्या करवाता है, लाइपोजेनेसिस करवाता है, ऐसा कुछ। तो आपने देखा इंसुलिन लाइपोलाइसिस यानी फैट के ब्रेकडाउन को रोकता है बेटा, और जब फैट का इनकंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तो उससे कुछ टॉक्सिक बॉडीज बनती है जिन्हें कीटोन बॉडीज कहा जाता है। तो आपने देखा कीटोन बॉडीज तब बनेंगी जब फैट टूटेगा, पर इंसुलिन तो फैट के ब्रेकडाउन को रोकता है ना। यानी इंसुलिन जो है वो कीटोन बॉडीज के फॉर्मेशन को रोकता है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो कीटोन बॉडीज बनेंगी, तभी तो हम कहेंगे डायबिटीज मेलाइटस में एक सिम्टम देखने को मिलेगा, दैट इज कीटोनूरिया, ऐसा कुछ। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन। यहां पर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात हो चुकी है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात हो चुकी है, फैट मेटाबॉलिज्म की बात हो चुकी है। बेटा एक पॉइंट बता देता हूं, इंसुलिन की वजह से न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस भी होता है डीएनए और आरएनए का। अब हम बात करेंगे इंसुलिन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, फिर हम ग्लूकागोन की बात करेंगे।
बहुत स्लो चल रहे हैं, एक एक वर्ड आपको क्लियरली सुनाई देना चाहिए, क्लास में याद हो जाना चाहिए बच्चों। इंसुलिन का मकसद क्या है? ब्लड में ग्लूकोज कम करता है, और ब्लड में ग्लूकोज कम करने के तरीके बता दिए। एक तो सेल्स के द्वारा ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाता है, लीवर और मसल में ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करवाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को रोकता है। बेटा इंसुलिन हर उस रिएक्शन को रोकेगा जिससे नया ग्लूकोज बने, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को रोकता है, प्रोटियोलाइसिस को रोकता है, लाइपोलाइसिस को रोकता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकता है, ताकि नया ग्लूकोज ना बने, ताकि बॉडी के सेल जो है वो ब्लड के ग्लूकोज को यूज करते रहेंगे, तो ब्लड में ग्लूकोज जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया। अब हम बात करते हैं बच्चों डिसऑर्डर पर। सिलेबस के हिसाब से हमें जो पढ़ना है वो है इंसुलिन की कमी से होने वाला डिसऑर्डर। बच्चों हम जो डिसऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं हाइपो इंसुलिनिज्म, यानी इंसुलिन के हाइपो सिक्रीशन से। अब ध्यान सुनिए बच्चों, इंसुलिन क्या करता है? हाइपोग्लाइसीमिया। पर अगर इंसुलिन की कमी है बेटा तो क्या हो जाएगा? हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, यानी ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाए? मोर देन 180 मिलीग्राम पर 100 ml हो जाए। नॉर्मली होता है 90 to 110, पर अगर मान लेते हैं मोर देन 180 मिलीग्राम पर 100 ml हो जाए, बेटा इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज कम करता है, हाइपोग्लाइसीमिया। पर अगर इंसुलिन की कमी है तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, इंसुलिन की कमी से होने वाला हाइपरग्लाइसीमिया, इसे कहा जाता है बेटा डायबिटीज मेलाइटस। वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर आम भाषा में इसी के कहते हैं बेटा शुगर डिजीज। एक बहुत शानदार चीज आपके सामने कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए बच्चों, हर हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज मेलाइटस नहीं होता है। इंसुलिन की कमी से होने वाला हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज मेलाइटस कहलाता है। बेटा डायबिटीज मेलाइटस एक मेडिकल शब्द है। अरे आप समझिए तो सही, कल को मान लेते हैं आपके अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए, थायरोक्सिन ज्यादा हो जाए, कोर्टिसोल ज्यादा हो जाए, एड्रेनलिन ज्यादा हो जाए, नॉर एड्रेनलिन ज्यादा हो जाए, ग्लूकागोन ज्यादा हो जाए। बेटा अगर ये 6 हार्मोन हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है, अगर ये 6 हार्मोन आपके अंदर ज्यादा हो गए तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। पर इनके ज्यादा होने की वजह से होने वाले हाइपरग्लाइसीमिया को डायबिटीज मेलाइटस नहीं कहेंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों, डायबिटीज मेलाइटस एक मेडिकल शब्द है। इंसुलिन की कमी से होने वाला हाइपरग्लाइसीमिया क्या कहलाता है? डायबिटीज मेलाइटस, या फिर इसको शुगर डिजीज कहा जाता है, ऐसा कुछ। अब मैं आपको बेटा डायबिटीज मेलाइटस के सारे सिम्टम समझाता हूं, एक एक सिम्टम आपको 100 में आना चाहिए। मान लेते हैं बेटा मैंने नेफ्रॉन बनाया, ये पीसीटी वाला पार्ट, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये मान लेते हैं डीसीटी, और ये रहा कलेक्टिंग डक्ट। 2 मिनट में समझ आएगा बच्चों। ये इस तरह से एफरेंट आर्टियोल, ये ग्लोमेरुलस इफरेंट आर्टियोल, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, कुछ इस तरह से। पहले मैं आपको बच्चों नॉर्मल मैकेनिज्म समझाता हूं। नॉर्मल याद कीजिए, नॉर्मली हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है, थोड़ा बहुत ग्लूकोज नेफ्रॉन में छनता है, पर आपको पता है ग्लूकोज की एक भी बूंद जो है वो यूरिन में बाहर नहीं आती है। क्यों? आपको पता होना चाहिए, पीसीटी से ग्लूकोज का क्या हो जाता है? 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, या मैं एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे बच्चों। पर समझिए इस बार तो ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, इंसुलिन की कमी है तो ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है। एक एक सिम्टम समझ में आएगा। और ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है तो यहां छनेगा भी ज्यादा, और जब ज्यादा छनेगा तो पीसीटी से इस बार आप सारे ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा बहुत ग्लूकोज बेटा यूरिन में बाहर निकलेगा, और यूरिन में ग्लूकोज का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोसूरिया, ऐसा कुछ। तो पहला सिम्टम आपको 100 में आ गया, ग्लाइकोसूरिया। इसीलिए बेटा डायबिटीज मेलाइटस में जो यूरिन होता है वो स्वीट टेस्ट का देखने को मिलता है। हमें टेस्ट नहीं करना है, हम चींटियों के टेस्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि उस इंसान के यूरिन के आसपास चींटियां मंडराती है बच्चों, क्योंकि इंसुलिन की कमी है तो ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा। एक एक सिम्टम 100 में आएगा। ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा तो ज्यादा छनेगा, ज्यादा सनेगा तो यूरिन में थोड़ा बहुत निकलेगा, और यूरिन में ग्लूकोज का आना वो कहलाता है ग्लाइकोसूरिया। और यूरिन में ग्लूकोज होगा तो यूरिन में स्वीट टेस्ट हो जाता है, तो उस इंसान के यूरिन के आसपास चींटियां मंडराती हैं। तो अगर किसी के यूरिन के आसपास चींटियां मंडरा हैं तो वो इस बात का इशारा है कि कहीं डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, ऐसा कुछ। पहला सिम्टम आपको 100 में आ गया, ग्लाइकोसूरिया। अब समझिए बच्चों, ग्लूकोज जा रहा है तो पीछे पीछे जो है सॉल्वेंट यानी पानी जाएगा, तो पानी ज्यादा जाएगा तो समझिए ब्लैडर जल्दी जल्दी भरेगा, तो वो इंसान जो है दिन में मल्टीपल टाइम्स क्या करेगा? यूरिनेशन, यानी कि पॉलीयूरिया, ऐसा कुछ। क्योंकि समझिए ग्लूकोज जा रहा है, पीछे जो पानी जाएगा तो ब्लैडर जल्दी भर जाएगा।
और ब्लैडर जल्दी जल्दी भरेगा, स्ट्रेचिंग जल्दी जल्दी होगी, तो उसको दिन में कई बार यूरिनेशन करना होगा, यानी पॉलीयूरिया, मल्टीपल टाइम यूरिनेशन, यानी यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, या फिर मैं कह सकता हूं दो यूरिनेशन के बीच का ड्यूरेशन कम हो जाएगा। एक चीज समझिए बच्चों, अगर वो दिन में कई बार यूरिनेशन करेगा तो शरीर में पानी कम हो जाएगा, यानी क्या देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन। एक एक सिम्टम समझ में आना चाहिए। शरीर में पानी कम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, तो ब्लड में पानी कम होगा, ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम, यानी क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन, अगर शरीर में पानी कम होगा तो प्यास ज्यादा लगेगी, तो एक्सेसिव थर्स्ट, इसे कहा जाएगा पॉलीडिप्सिया। और समझिए बेटा, ग्लूकोज तो बॉडी के सेल का एनर्जी सोर्स है, अगर ग्लूकोज ही बाहर चला जाएगा तो उसको भूख भी ज्यादा लगेगी, यानी वो जो है मल्टीपल टाइम्स जो है खाना खाएगा, उसे कहा जाएगा पॉलीफेजिया। फेज का मतलब खाना, मैक्रोफेज, तो वो दिन में कई बार खाना खाएगा, भूख ज्यादा लगेगी। एक चीज समझना बच्चों, जो ग्लाइकोसूरिया है और जो पॉलीफेजिया है, ये डायबिटीज मेलाइटस में हो रहे हैं, पर बाकी जो सिम्टम है वो तो डायबिटीज इंसिपिडस में भी होते हैं। ऐसा कुछ बेटा, डायबिटीज इंसिपिडस में पॉलीयूरिया होता है, डिहाइड्रेशन होता है, हाइपोटेंशन होता है, पॉलीडिप्सिया, पर डिफरेंस समझिए, डायबिटीज मेलाइटस में ग्लाइकोसूरिया है और उसकी वजह से जो है पॉलीफेजिया होगा। अब समझिए, इंसुलिन होता था तो सेल को ग्लूकोज बांटता था कि आप ग्लूकोज यूज कीजिए, और लाइपोलाइसिस को रोकता था, पर अगर इंसुलिन की कमी है तो सेल ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाएंगे, तो फैट का ब्रेकडाउन बॉडी में शुरू होगा, और जब फैट टूटेगा तो बेटा कीटोन बॉडीज बनेंगी, वो कीटोन बॉडीज ब्लड में आएंगी, ब्लड से होते हुए नेफ्रॉन में चलेंगी और यूरिन में जाएंगी, और यूरिन में कीटोन बॉडीज का मिलना वो कहलाता है बेटा कीटोन्यूरिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, ऐसा कुछ। तो यहां पर बेटा हमने इंसुलिन के कम सिक्रीशन से एक डिसऑर्डर की बात करी, दैट इज डायबिटीज मेलाइटस। अब अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बेटा डायबिटीज मेलाइटस में किसकी कमी है, इंसुलिन की कमी है, तो जिसकी कमी है वो हार्मोन दे दीजिए। बेटा हार्मोन जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, सिंथेटिक हार्मोन्स आते हैं, बेटा इंसुलिन की कमी है तो इंसुलिन दे दो ना। तो बहुत आसान है, एनसीईआरटी कहती है डायबिटीज मेलाइटस जो है इट कैन बी ट्रीटेड बाय इंसुलिन थेरेपी, पर आपको पता होना चाहिए इंसुलिन को इंजेक्शन की फॉर्म में लेना होता है, सब क्यूटेनियसली। देखा होगा जिनको डायबिटीज मेलाइटस होता है वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं सब क्यूटेनियसली। बेटा यहां पर आपको समझ में आना चाहिए, इंसुलिन को ओरली कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन ही तो है। अगर आप इसको ओरली कंज्यूम करोगे तो ये बाकी प्रोटीन्स की तरह आपके एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट हो जाएगी, काम नहीं कर पाएगी। तो इंसुलिन की कमी है तो इंसुलिन देकर इसको ठीक किया जा सकता है, दैट्स इट। तो डायबिटीज मेलाइटस कैन बी ट्रीटेड बाय इंसुलिन थेरेपी, पर इंसुलिन जो है वो सब क्यूटेनियसली इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता है, ना कि ओरली। रीजन मैंने आपको समझा दिया, ऐसा कुछ। अब बच्चों मैं आपको एक और चीज समझाता हूं, जो डायबिटीज मेलाइटस है वो दो टाइप का होता है, एक होता है बेटा जी टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, एक होता है टाइप 2। बेटा जो टाइप 1 होता है वो इंसुलिन पर डिपेंड करता है, उसे कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। पर जो टाइप 2 है ये इंसुलिन पर डिपेंड ही नहीं करता, इसे कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। मैं आपको समझाता हूं, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया बच्चों वो था टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जो है ना बेटा ये है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज बन जाती हैं बीटा सेल्स के खिलाफ, बहुत स्लो चल रहे हैं। और सोचिए अगर बीटा सेल्स अगर डैमेज हो गए तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो इसमें जो है बेटा इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होगा सेल ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाएंगे, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया वो कहलाता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। तो आपने देखा इंसुलिन की डेफिशिएंसी जो हो रहा है वो कहलाता है टाइप 1, और इसको ठीक किया जा सकता है इंसुलिन थेरेपी से। पर समझिए बेटा जो टाइप 2 होता है उसमें इंसुलिन की कोई कमी नहीं है, पर समझिए मान लेते हैं ये बॉडी के सेल हैं, एक चीज समझिए, इंसुलिन या तो ना आए तो डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन ना आए तो डायबिटीज मेलाइटस। पर सोचिए अगर इंसुलिन आए और काम ना कर पाए तो भी तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा। बेटा एक तो पहला चीज है इंसुलिन ना आए, वो है टाइप 1। पर मान लेते इंसुलिन भर भर कर आए पर काम ना कर पाए, तो वही तो एक चीज होगी ना, हाइपरग्लाइसीमिया। समझो इंसुलिन किसी सेल पर कब काम करेगा, जब उस सेल के पास उसके लिए क्या होंगे, रिसेप्टर। ये एनसीईआरटी की समरी की बात चल रही है बच्चों, ये एनसीईआरटी समरी की बात चल रही है। पहले केस में तो क्या है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी है,
तो सेल ग्लूकोज यूज नहीं करेंगे, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, कंफर्म बात है, यानी टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। पर दूसरे केस में समझिए, इंसुलिन तो आ रहा है, पर मान लेते हैं ये जो रिसेप्टर्स हैं ये डैमेज हो जाए, यानी मैं कह सकता हूं जो सेल है वो उनके लिए सेंसिटिविटी खो चुका है, तो कह सकता हूं इनकी सेंसिटिविटी इंसुलिन के लिए कम हो गई है, या फिर मैं कह सकता हूं इंसुलिन इन पर काम नहीं कर पा रहा है, यानी ये जो सेल हैं इंसुलिन के लिए इन्होंने क्या डेवलप कर लिया है, रेजिस्टेंस या फिर टॉलरेंस। बेटा ये जो है समरी के अंदर लिखा हुआ है, समरी के अंदर लिखा हुआ है, अगर इंसुलिन ही नहीं आएगा, वो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है, पर इंसुलिन आ जाए और काम ना कर पाए ड्यू टू द रिड्यूस्ड सेंसिटिविटी ऑफ द टारगेट सेल, या फिर इन सेल ने इंसुलिन के लिए क्या डेवलप कर लिया है, रेजिस्टेंस या फिर कह सकता हूं टॉलरेंस। अब इंसुलिन आकर भी अगर काम नहीं कर पाएगा तो वो इनको ग्लूकोज नहीं दे पाएगा, तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, वो कहलाता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, ऐसा कुछ। तो जो बीटा से आने वाला इंसुलिन कंप्लीट हो चुका है, एक बार आप इसको ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर हम बाकी हार्मोन्स के बारे में जिक्र करेंगे। बच्चों अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन, तो बीटा से इंसुलिन हो चुका है, पूरा हमने डिटेल में समझा। अब अल्फा से आता है ग्लूकागॉन हार्मोन, तो बस इतना कहना चाहूंगा, ग्लूकागॉन हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम द अल्फा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस ऑफ पेनक्रियास। बेटा इंसुलिन हार्मोन का एक मॉलिक्यूल बनता है 51 अमीनो एसिड का, ग्लूकागॉन हार्मोन का एक मॉलिक्यूल बनता है 29 अमीनो एसिड का, और एक लाइन में समेटेंगे ग्लूकागॉन जो है इट इज एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन, दैट्स इट। बेटा इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, तो ग्लूकागॉन जो है वो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, खत्म। यानी ग्लूकागॉन इन सभी फंक्शंस के जो हैं रिवर्स फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी मैं कह सकता हूं ग्लूकागॉन जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाएगा, वो लाइपोलाइसिस को बढ़ाएगा, वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ाएगा, ताकि ब्लड में ग्लूकोज जो है वो इंक्रीज हो सके, ऐसा कुछ। तो यहां पर बच्चों ग्लूकागॉन को लेकर बातें हो चुकी हैं। अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं बच्चों, अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज घटाता है, ग्लूकागॉन बढ़ाता है, यानी मैं कह सकता हूं इन दोनों का सिक्रीशन जो है वो ब्लड के ग्लूकोज लेवल पर डिपेंड करता है। जैसे कि पीटीएच और टीसीटी का सिक्रीशन ब्लड के कैल्शियम पर डिपेंड करता है। याद कीजिए, ब्लड में कैल्शियम कम होता है तो पीटीएच ज्यादा आता है ताकि ब्लड में कैल्शियम बढ़ा सके, अगर ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो जाता है तो टीसीटी आता है ताकि ब्लड में कैल्शियम घटा सके। तो उसी तरह से बच्चों ग्लूकागॉन और इंसुलिन का सिक्रीशन ब्लड के ग्लूकोज लेवल पर डिपेंड करता है, वेरी इजी। अगर ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाए तो इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ेगा ताकि ग्लूकोज घटाया जा सके, अगर ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा कम हो जाए तो ग्लूकागॉन का सिक्रीशन होगा ताकि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाया जा सके। तो कह सकता हूं कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन का सिक्रीशन ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल पर डिपेंड करता है। अब अगर हम बात करें बच्चों गामा और डेल्टा सेल, इनसे निकलता है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन के बस इतना याद रखिएगा, ये अल्फा और बीटा सेल को रेगुलेट करता है। रेगुलेट से मतलब है इनिबिट ही करता है बेटा, नाम आ रहा है ना सोमेटोस्टेटिन, स्टेटिन मतलब किसी को इनिबिट करने वाला। तो जो सोमेटोस्टेटिन है वो अल्फा और बीटा सेल को रेगुलेट करता है, यानी कि इनिबिट करता है, यानी ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को रेगुलेट करेगा। बहुत आसान है, कल को मान लीजिए ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाए तो सोमेटोस्टेटिन अल्फा सेल को इनिबिट करता है कि ना अल्फा सेल ना ज्यादा ग्लूकागॉन ना बनाइयो, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज वैसे ही ज्यादा है। अगर ब्लड में ग्लूकोज बहुत कम हो जाए तो ये सोमेटोस्टेटिन बीटा सेल को इनिबिट करता है कि ना बीटा सेल ना ज्यादा इंसुलिन ना बनाइयो, ब्लड में ग्लूकोज वैसे ही कम है। तो आपने देखा अल्फा से ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाता है, बीटा से इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज घटाता है, और इन दोनों के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है, इनिबिट कौन करता है, गामा और डेल्टा से आने वाला सोमेटोस्टेटिन। तो बच्चों दिस इज द एंड ऑफ पेनक्रियास। मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूं, एक बार आप उसको ऑब्जर्व कर लीजिए। हाइपर इंसुलिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है बच्चों, इसलिए हमने यहां पर हाइपो इंसुलिज्म को डिस्कस किया है। तो ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बच्चों 7 कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें जो है अगली ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ बढ़ना है, दैट इज गोनेट्स। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों,
गॉनेट्स में हम दो की बात करेंगे, जनन में हम दो की बात करेंगे, मेल में टेस्टिस की बात करेंगे वृषण, और फीमेल में ओवरी की बात करेंगे अंडाशय। पर आपको पता है बच्चों, टेस्टिस और ओवरी के बारे में डिटेल जो स्टडी है वो हम करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, मानव जनन के अंदर। बच्चों वहीं पर तो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल एस्पेक्ट्स के बारे में देख लेंगे। बाकी इस चैप्टर के अंदर मैं आपको यह थोड़ी ना बताऊंगा कि हमारे अंदर मेल के अंदर वन पेयर ऑफ टेस्टिस होती है जो कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी यानी स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट होती है। ये सब बातें यहां नहीं कर पाएंगे बच्चों कि टेस्टिस के अंदर जो है मीडियस्टिनम टेस्टिस होती है, सेप्टुला टेस्टिस होती है, टेस्टिकुलर लोबल्स बन जाते हैं जिसमें हर टेस्टिकुलर लोबल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनके बीच में जो स्पेस होता है वहां पर इंटरस्टिशियल सेल यानी कि लेडिक सेल होते हैं। मैं माफी चाहूंगा, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में नहीं कर पाएंगे बच्चों। वैसे मैंने कर तो दी ना बच्चों। गॉनेट्स के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो यहां पर हम सिर्फ उनके हार्मोनल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे बच्चों, दैट्स इट। जैसे कि टेस्टिस से हम बात कर सकते हैं लेडिक सेल से आने वाले एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन की, और फीमेल के अंदर ओवरी में हम ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन की बात करेंगे, कॉर्पस ल्यूटियस से हम प्रोजेस्टेरोन की बात करेंगे। तो हमें यहां पर हार्मोनल एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं बच्चों। तो मैं चाहूंगा कि गॉनेट्स को लेकर आपकी एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है एक बार आप उसको रीड कीजिए बच्चों। ये सब बातें यहां थोड़ा ना करेंगे बच्चों कि टेस्टिस जो है वो मेल के अंदर डुअल फंक्शन परफॉर्म करती है, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है और साथ ही साथ वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना बेटा, वो जो है गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है और सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन कर रही है, और एंडोक्राइन ग्लैंड तो है ही सही क्योंकि वहां से हार्मोन का सिक्रेशन हो ही रहा है। ये सब बातें यहां नहीं कर पाएंगे बच्चों कि लेडिक सेल से निकलता है टेस्टोस्टेरोन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करता है और मेल सेक्सुअल बिहेवियर उसको रेगुलेट करता है, दैट इज लिबिडो। जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि एग्रेसिवनेस के लिए हो सकता है, जैसे कि लो पिच वॉइस, फीमेल में हाई पिच वॉइस होती है, मेल में लो पिच वॉइस होती है। ये सब बातें यहां नहीं कर सकते बच्चों। ये थोड़ा ना बताएंगे कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो एनाबॉलिक इफेक्ट शो करता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पर, तभी तो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, मसल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस ज्यादा होता है, तो मसल की जो बिल्ट होती है वो मेल के अंदर फीमेल की तुलना में ज्यादा हो जाती है। सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, एक बार आप गो थ्रू हो जाइए बच्चों। ओवरी के बारे में बातें यहां नहीं कर सकते बच्चों कि जो है 2 ओवरी होती हैं, उनके अंदर ग्राफियन फॉलिकल कैसे बनता है, रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे ना, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, यहां नहीं समझा सकते। यहां कैसे समझा दूंगा मैं आपको कि मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा क्या होती है, थीका इंटरना क्या होती है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, ये बातें यहां नहीं कर सकते ना बच्चों, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे, मैं मजाक मजाक में सारी बातें बोलता जा रहा हूं। आपको पता है ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकलेगा, जो काम मेल में टेस्टोस्टेरोन कर रहा है वो काम फीमेल में एस्ट्रोजन कर रहा है। मेल सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए टेस्टोस्टेरोन, फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए एस्ट्रोजन, जैसे कि हाई पिच वॉइस होना, ये जो है एस्ट्रोजन का रोल है। मेल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट टेस्टोस्टेरोन, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट मेनली एस्ट्रोजन। वैसे आपको पता है प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। नहीं बताऊंगा कह कहकर सब बता रहा हूं बच्चों, पर डिटेल में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ये आपको ही मालूम है। ये थोड़ा ना बताएंगे कि प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहते हैं, ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, तभी तो पार्चुरेशन के टाइम पर प्रोजेस्टेरोन कम होता है और फिर डिलीवरी होती है। ये बातें यहां नहीं बता सकते ना बच्चों, अच्छा थोड़ी ना लगेगा, आप भी समझते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गॉनेट्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट्स इट। तो यहां पर बच्चों ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब अगर हम बात करें बच्चों नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो नॉन ऑर्गेनाइज में हमारे पास 4 एग्जांपल हैं। लीवर की बात की जा सकती है, किडनी की बात की जा सकती है, हार्ट की बात की जा सकती है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसमें लीवर की बात हम कर चुके हैं बेटा, लीवर से कौन सा हार्मोन आ रहा है, सोमेटोमिडिन, जिसे कहा जाता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, और इसका फंक्शन मैं आपको बता चुका हूं, ये ग्रोथ हार्मोन और थायरोसिन के साथ सिनर्जिस्टिक वे में काम करते हुए बॉडी की ग्रोथ को अफेक्ट करता है, दैट्स इट। अगर हम किडनी की बात करें बेटा डिटेल में पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, पर यहां पर सिर्फ हार्मोनल एस्पेक्ट की बात करेंगे तो नीट 2018 का सवाल है, किडनी में जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल होते हैं वहां से निकलता है एरिथ्रोपोइटिन, और एरिथ्रोपोइटिन जो है वो आरबीसी फॉर्मेशन यानी एरिथ्रोपोइसिस को रेगुलेट करता है, दैट्स इट।
वैसे मैं आपको बता चुका हूं एरिथ्रोपोइसिस के लिए चार आपको याद रखने हैं बच्चों, थायरोक्सिन है, कॉर्टिसोल है, एरिथ्रोपोइटिन है और एंड्रोजन है, जो समरी में लिखा हुआ है। आराम से पढ़ रहे हैं बच्चों। बाकी फिलहाल याद रखना है किडनी से जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल है वहां से एरिथ्रोपोइटिन निकलता है। बाकी आपको यह भी पता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से एक और निकलता है रेनिन विद सिंगल एन, और ये कहीं ना कहीं रास मैकेनिज्म में हेल्प करेगा, जीएफआर को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा वो हम बात करेंगे बच्चों एक्सक्रीटरी सिस्टम में। अगर हम बात करें हार्ट सर्कुलेशन पढ़ेंगे ना बच्चों, बाकी हार्ट में एक पेप्टाइड हार्मोन निकलता है एएनएफ, एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर, डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों हम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैं आपको एएनए भी बताऊंगा, ये रास का एंटागोनिस्टिक होगा। रास मैकेनिज्म कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर जीएफआर को बढ़ाता है, एएनएफ जो होता है ये ब्लड प्रेशर जीएफआर को घटाता है, क्योंकि एएनएफ क्या करता है बेटा, वैसोडाइलेशन, और जब वैसोडाइलेशन होगा तो ब्लड प्रेशर कम होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाती है। बेटा इसका नाम है एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर, यानी ये हार्ट में एट्रिया की वॉल से निकलता है। बेटा नेट्रियम का मतलब होता है सोडियम, वहीं से तो सिंबल आया Na, ये सोडियम को यूरिन में एक्सक्रीट करवाता है बच्चों, सोडियम को यूरिन में एक्सक्रीट करवाएगा, और जब यूरिन में सोडियम जाएगा पीछे पीछे क्लोराइड जाएगा, पीछे पीछे पानी जाएगा, तो यूरिन के थ्रू वाटर लॉस होगा, तो ब्लड में पानी कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, जीएफआर कम हो जाएगी, दैट्स इट। अगर हम जीआईटी की बात करें, बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सिलेबस से हट गया है, पर जीआईटी के कुछ चुनिंदा हार्मोन्स जो है वो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, वो आपको कम से कम पढ़ लेने चाहिए। जैसे आपको जो है बच्चों सिक्रेटिन के बारे में पता होना चाहिए, सीसी के कोलिसिस्टोकाइनिन के बारे में पता होना चाहिए, आपको गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, जो गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड है जीआईपी, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको जो है बस कुछ चुनिंदा हार्मोन्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको जो है गैस्ट्रिन के बारे में पता होना चाहिए, गैस्ट्रिन के बारे में। बाकी जीआईटी में बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन होता है बच्चों, तो ये चार आपको कम से कम याद करने चाहिए बच्चों। जैसे गैस्ट्रिन जो है नाम से पता चल रहा है ये गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को प्रमोट करता है, और गैस्ट्रिक जूस में आपको पता है एचसीएल होता है, उसमें जो है पेप्सिनोजन होता है। तो फिलहाल ये बातें याद रख सकते हैं। जैसे बेटा जीआईपी है ये गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड है, तो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को इनिबिट करता है ये जो है स्टमक के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको इनिबिट करता है, मोटिलिटी को रोकता है। कोलिसिस्टोकाइनिन ये गॉल ब्लैडर पर काम करता है, और वहां से जो है बाइल जूस, जो स्टोर्ड बाइल जूस उसको रिलीज करवाता है। ये सब बातें नहीं बता पाऊंगा बच्चों मैं आपको। जैसे सिक्रेटिन है, मैं आपको ये थोड़ी ना बताऊंगा कि सिक्रेटिन जो है वो एक्सोक्राइन पेनक्रियास पर काम करता है और वहां से वाटर एंड बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन करवाता है, विच इज द नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस। माफी चाहूंगा बच्चों, ये सब बातें मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मैंने आपको बता दी बच्चों। तो हमारी 8 ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड हो चुकी है, हमारी 4 नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोनल फंक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी के साथ बच्चों केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन चैप्टर जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होता है बच्चों। तो आपके टेस्ट का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको समय देना चाहूंगा, एक बार आप जो है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में थोड़ा सोचिए बच्चों, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा सोचिए बच्चों। बच्चों आज हम एक नया चैप्टर शुरू नहीं कर रहे हैं ना, मैंने आपको टारगेट बता दिया कि आप क्लास के दौरान ही इसको रिवाइज कर लीजिए, और कल का टेस्ट आपका बेहतरीन होना चाहिए बच्चों, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि कंपटीशन में पढ़ाई तो सारे कर रहे हैं ना बच्चों, और मार्क्स अच्छे आएंगे, पढ़ने का मन करेगा बच्चों। एक बच्चा पूछा है सिमोन डिजीज क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। आपने एक्सरसाइज सॉल्व किया, आपको मिला होगा सिमोन डिजीज। वैसे वो ऑप्शन देख के सॉल्व हो रहा है। एल्डोस्टेरोन ज्यादा होता है तो कॉन्स डिजीज, कॉर्टिसोल ज्यादा होता है तो कुशिंग डिजीज, एल्डोस्टेरोन कॉर्टिसोल दोनों कम होते हैं तो एडिसन। बेटा जो सिमोन्स डिजीज है ना, सिमोन्स डिजीज
ये होती है ड्यू टू द एट्रोफी ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है अगर उसकी एट्रोफी हो जाए, व्हाट इज एट्रोफी? लैक ऑफ न्यूट्रिशन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो 6 ट्रॉफिक हार्मोन्स निकलते हैं, अगर वो क्यूमुलेटिवली अफेक्ट हो जाएं तो फिर एक जो आपको बीमारी देखने को मिलती है उसको सिमोन्स डिजीज कहा जाता है, ऐसा कुछ। बच्चों नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम लोकोमोशन और मूवमेंट पढ़ेंगे। टारगेट ये है ताकि आपका जो मॉड्यूल नंबर 6 है वो कंप्लीट हो जाएगा, एक मॉड्यूल जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हम पढ़ चुके हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं, फिर हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट को पढ़ना चाहेंगे बच्चों, जिससे आपका मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट होगा, क्लास में याद हो जाएगा। बच्चों आपकी एक्सरसाइज के अंदर जो है कुछ करेक्शंस हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूं, वो एक बार आप ऑब्जर्व कर लीजिए। कुछ करेक्शंस है, मैं आपको बता देता हूं, कुछ करेक्शंस हैं मैं आपको बता देता हूं बच्चों। जैसे मॉड्यूल के अंदर मैं लिख रहा हूं बच्चों पेज नंबर, और यहां लिखूंगा क्वेश्चन नंबर। मॉड्यूल में बेटा पेज नंबर जो 56 है उस पर क्वेश्चन नंबर 42। मुझे बताइए एडीएच को सिंथेसिस कौन करता है बच्चों? एडीएच का सिंथेसिस जो है वो हाइपोथैलेमस करता है। हां, लेकिन वो रिलीज कहां से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो बच्चों पेज नंबर 56 पर जो क्वेश्चन नंबर 42 है उसका आंसर 1 दिया हुआ है, पर उसका करेक्ट आंसर होगा बेटा 4th ऑप्शन। करेक्शंस भी मैं आपको क्लास में करवा रहा हूं बच्चों। पेज नंबर 56 पर क्वेश्चन नंबर 42 जो है उसका आंसर फर्स्ट दिया हुआ है, 4th होगा बच्चों। उसी तरह से 56 पर जो क्वेश्चन नंबर 45 है, 45 उसका आंसर फर्स्ट दिया हुआ है, उसका आंसर सेकंड होगा। उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? कौन है जो प्लाज्मा को क्रॉस नहीं कर सकता? तो जाहिर सी बात है वाटर सॉल्युबल। अब ऑप्शन में थायरोक्सिन है, कॉर्टिसोल है, एस्ट्रोजन है, ये तीनों तो लिपिड सॉल्युबल हैं, तो आंसर होगा उसका सेकंड ऑप्शन यानी कि एड्रेनालिन बच्चों। करेक्शन साथ के साथ कर रहे हैं बच्चों। उसी पेज नंबर 56 पर क्वेश्चन नंबर 47 जो है बच्चों 47 उसका आंसर सेकंड दिया हुआ है, उसका आंसर थर्ड होगा। पेज नंबर 60 पर क्वेश्चन नंबर 96 जो है उन्होंने पूछा है विच हार्मोन इज कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव बच्चों। तो कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव मतलब स्टेरॉइड हार्मोन, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन भी होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल भी होगा। तो उसमें दोनों ऑप्शन है बच्चों, कॉर्टिसोल भी है, एल्डोस्टेरोन भी है। उसका आंसर 1 दिया हुआ है, पर आंसर जो है वो 1 एंड 3 बोथ हो जाएगा। बेटा कॉर्टिसोल हो चाहे वो एल्डोस्टेरोन हो, दोनों स्टेरॉइड हैं, तो दोनों जो है वो कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव होंगे। तो उसका आंसर 1 एंड 3 बोथ हो जाएगा। पेज नंबर 67 पर क्वेश्चन नंबर 50, पेज नंबर 67 पर क्वेश्चन नंबर 50 उसमें एसर्शन लिखा हुआ है बच्चों, एसर्शन फिर रीजन। रीजन में पहला शब्द जो है वो ग्लूकोज टाइप हो गया है, ग्लूकोज की जगह उसे कर लेंगे ग्लूकागॉन, ग्लूकोज की जगह उसे ग्लूकागॉन कर लेंगे बच्चों। पेज नंबर 71 पर क्वेश्चन नंबर 35 एक मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है बच्चों, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। उसमें ऐसे लिखा हुआ है ए, बी, सी और डी। यहां बी पर ऑक्सीटोसिन प्रिंट है और सी पर भी ऑक्सीटोसिन प्रिंट है बच्चों। ऐसे तो हमें क्या करना है,
बी पर जो ऑक्सीटोसिन है उसको कट करके उसकी जगह हमें थायरोक्सिन लिख लेना है। आपकी आत्मा जानती है बहुत स्लो चल रहे हैं हम। बच्चों अगर आपको लग रहा है कि एंडोक्राइन सिस्टम में या न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में कोई डाउट आप पूछना चाह रहे हैं तो मैं आपको आज समय दे रहा हूं, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं बच्चों। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी चैट हम देख पाते हैं बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट्स आपके होंगे, कॉमन डाउट्स होंगे, हम क्लास में वो भी डिस्कस करना चाहते हैं। आज हम नया चैप्टर शुरू नहीं कर रहे हैं बच्चों, ये मत सोचिएगा कि सर पढ़कर नहीं आए हैं, ऐसा नहीं है बच्चों, आप मुस्कुरा रहे हैं पर ठीक है, कल आपका टेस्ट है तो नया चैप्टर हम शुरू नहीं करना चाह रहे हैं। बच्चे पूछ रहे हैं हमें मॉड्यूल की हार्ड कॉपी कब तक मिलेगी, तो बच्चों अभी उस पर डिस्कशन चल रहा है। बहुत जल्दी जो है ऑनलाइन आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको अनाउंसमेंट हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। एक बच्चा पूछा है लिबिडो, लिबिडो का मतलब होता है सेक्सुअल बिहेवियर, एनसीईआरटी का वर्ड है बच्चों लिबिडो। लिबिडो का मतलब होता है सेक्सुअल बिहेवियर या फिर सेक्सुअल डिजायर। और हमारा नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर क्या है, ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन। ये वर्ड मैंने नर्वस सिस्टम में लिम्बिक सिस्टम की कहानी सुनाते समय भी यूज किया था। एक लड़का था दीवाना सा, एक लड़की पे वो मरता था, नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर। एक बच्चा सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप पूछ रहा है, याद कीजिए बेटा सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप 3 सोडियम को बाहर की तरफ 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ मूव करता है और अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज भी प्रोड्यूस करता है फॉस्फेट। तो कहने का मतलब सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप अंदर की तरफ नेट पॉजिटिव कम करता है और नेगेटिव का फॉर्मेशन करता है। एक बच्चा आर्बर विटे पूछ रहा है, याद कीजिए बच्चों सेरिबेलम के अंदर सेंटर में होता है ग्रे मैटर जो कि बाहर वाले व्हाइट मैटर में प्रोजेक्ट हो जाता है, तो उसको देखकर ऐसा लगता है एक ब्रांच्ड ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसी को बेटा आर्बर विटे कहते हैं। एक बच्चा कीटोनूरिया पूछ रहा है, बता देता हूं वापिस से, इंसुलिन की वजह से लाइपोलाइसिस नहीं होता है, पर अगर इंसुलिन की कमी है बच्चों तो फिर लाइपोलाइसिस होगा, और जब लाइपोलाइसिस होगा कुछ टॉक्सिक कीटोन बॉडीज जो है वो ब्लड में आ जाती हैं, और वो ब्लड में आएंगी तो नेफ्रॉन में फिल्टर आउट होंगी, तो यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज का निकलना वो कहलाता है बेटा कीटोनूरिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है बेटा एक्सेसिव थर्स्ट, पॉलीफेजिया का मतलब होता है एक्सेसिव हंगर। एक चीज समझिए, चाहे वो माइलिन शीथ हो चाहे वो न्यूरिलेमा हो, दोनों बेटा श्वान शीथ ही है, दोनों श्वान शीथ है। माइलिन शीथ क्या है, अंदर वाली टाइटली रैप्ड श्वान शीथ है जो नॉन न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक है, और न्यूरिलेमा जो है वो आउटर मोस्ट न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक श्वान शीथ है। बहुत से बच्चे टेस्ट का टाइमिंग पूछ रहे हैं, बच्चों टेस्ट का टाइमिंग भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुस्कुराहट के साथ पढ़िए। एरिथ्रोपोइसिस के लिए 4 फिर से बोल रहा हूं, याद रखेंगे, थायरोक्सिन है, कॉर्टिसोल है, एरिथ्रोपोइटिन है, और एनसीईआरटी समरी में बच्चों एंड्रोजन लिखा हुआ है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर एनसीईआरटी सफिशिएंट है, ये हम आप पर छोड़ते हैं बच्चों। अगर 720 का मकसद है, दिल्ली मां तक जाने का मकसद है, तो क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है जिस भी सब्जेक्ट में आपको ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए बच्चों, बाकी फैसला आपका है। फिर बाकी एनसीईआरटी तो कंपलसरी होती है बच्चों, एनसीईआरटी तो कंपलसरी है, पर अगर 720 का मकसद लेकर बैठे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आपको क्लास में जो भी डिस्कस किया जा रहा है वो आपको पढ़ना चाहिए बच्चों। पॉन्स वेरोलाई जो है बेटा वो पॉन्स को ही कहा जाता है। मैं आपके डाउट्स देख पा रहा हूं, मैं पढ़कर रिप्लाई कर रहा हूं आपको। एक पूछ रहा है बहुत दिन तक कैसे याद रखें, बादाम खाने से नहीं होगा बच्चों, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। बायोलॉजी इज जस्ट लाइक फेसेस, द मोर यू सी देम द मोर यू रिमेंबर देम। ग्लाइकोजन का टूटना ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजेनेसिस,
और किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनना, वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। कैटोकॉल अमाइन बेटा एडिनलिन और नॉर एडिनलिन को कहा जाता है, एडिनलिन और नॉर एडिनलिन को कहा जाता है क्योंकि इनके केमिकल स्ट्रक्चर में आपको कैटोकॉल अमाइन की रिंग देखने को मिलती है। सेप्टम वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। मैंने करेक्शन के टाइम पे वो शब्द कटवा दिया था बच्चों ना, सिलेबस में नहीं है। लीवर से जो आता है उसे सोमेटोमिडिन कह रहे हैं बच्चों, लीवर से जो आ रहा है उसे सोमेटोमिडिन कहा जाता है। नीजक रिफ्लेक्स जो है बच्चों वो सिलेबस से हट गया है, एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे। चलिए ऐसा करते हैं, समय है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप आंसर देने के लिए तैयार हैं बच्चों? कुछ बच्चों के सजेशंस भी आ रहे हैं कि सर हम जो है रैपिड फायर राउंड खेल सकते हैं, समय को यूटिलाइज करना चाहेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, क्या आप आंसर देने को तैयार हैं? मुझे जल्दी से एक बार आप इंडिकेट कीजिए बच्चों। नया चैप्टर नहीं पढ़ना चाह रहे हैं ताकि टेस्ट का सिलेबस आप अच्छे से रिवाइज करें, मार्क्स आपके अच्छे आने चाहिए बच्चों। अगर आप चैट बॉक्स में लिखेंगे नहीं तो भी चल जाएगा, पर आंसर आपको सोचना जरूर है बच्चों ना, ये हमारा मकसद है। हमें समय मिल रहा है और मैं नया चैप्टर शुरू नहीं करना चाह रहा हूं बच्चों। चलिए बहुत से बच्चे यस सर बोल रहे हैं। चलिए आपके लिए पहला सवाल, आपके लिए पहला सवाल, आपको जल्दी जल्दी आंसर लिखने बच्चों है ना। पहला सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं, जल्दी से बताइए। नेम द डिसऑर्डर विच अकर्स ड्यू टू द हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एनसीईआरटी, जल्दी से मुझे आंसर बताइए। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की वजह से जो डिसऑर्डर होता है, जल्दी से बता दीजिए। द करेक्ट आंसर इज क्रिटिनिज्म। सही बच्चों ने सही लिखा है। अगला सवाल, आप मुझे क्रिटिनिज्म के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 सिम्टम्स बता दीजिए जल्दी से। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्रिटिनिज्म के आप 3 सिम्टम्स बता दीजिए बच्चों। कुछ बच्चे मिक्सिडिमा भी लिख रहे हैं। नहीं बच्चों, मिक्सिडिमा तो हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग अडल्ट स्टेज है बच्चों। मैंने पूछा है हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर चाइल्डहुड, उससे क्रिटिनिज्म होता है। जल्दी से आप मुझे क्रिटिनिज्म के एनसीईआरटी के 3 सिम्टम लिख के बता दीजिए बच्चों। बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप। मेंटल रिटार्डेशन होगा, लो इंटेलिजेंट क्वोशंट होगा, स्टंटेड ग्रोथ होगा, एबनॉर्मल स्किन होगा और डेफ म्यूटिज्म भी होगा। मैंने एनसीईआरटी के सारे आपको बता दिए। चलिए आप मुझे जल्दी से उन 4 हार्मोन्स के नाम लिखकर बता दीजिए जो एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करते हैं। जल्दी से लिख दीजिए बच्चों, जल्दी से लिख दीजिए। कई बार बता चुका हूं, एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करने वाले हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 हार्मोन्स का नाम हमने देखा है। जल्दी से एक बार इंडिकेट कर दीजिए। एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करने वाले वो 4 हार्मोन एक साथ लिख दीजिए। बिल्कुल सही लिख रहे हैं बच्चों आप। एक थायरोक्सिन है, एक कॉर्टिसोल है, एक एरिथ्रोपोइटिन है और एक हमारे एंड्रोजन है। बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं जल्दी से। मुझे किसी भी 5 हाइपरग्लाइसेमिक यानी कि डायबिटोजेनिक हार्मोन के नाम लिख दीजिए जल्दी से बच्चों।
किन्हीं भी 5 हाइपरग्लाइसेमिक या फिर डायबिटोजेनिक हार्मोन के नाम लिख दीजिए जल्दी से बच्चों। किन्हीं भी 5 हाइपरग्लाइसेमिक डायबिटोजेनिक हार्मोन के नाम लिख दीजिए बच्चों। बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब आ रहा है बच्चों। इस चैप्टर में हमने 6 पढ़े हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। कौन कौन से? ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और ग्लूकागॉन। और हमने एक ही पढ़ा है बच्चों, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, दैट इज इंसुलिन। एक बार जल्दी से रेस्पेक्टिवली इनके आंसर लिख दीजिए बच्चों। एक बार जल्दी से रेस्पेक्टिवली इनके आंसर लिख दीजिए। रेस्पेक्टिवली इनके आंसर लिख दीजिए बच्चों। 1 2 3 4 एंड 5। सोच समझिए, क्लास में आपको याद हो जाना चाहिए, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कल का टेस्ट आपका अच्छा होना चाहिए बच्चों। ऐसा मत लिखिए कि लास्ट वाले का ये होगा, फर्स्ट वाले का ये होगा। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है 1 to 5 रेस्पेक्टिवली आंसर आना चाहिए बच्चों। मैं लिखूं उससे पहले आप लिख दीजिए। थायरोक्सिन अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कम है तो आंसर इज क्रिटिनिज्म। परफेक्ट। कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन की कमी है तो याद कीजिए एडिसन डिजीज, एडिसन डिजीज। एडीएच अगर कम है बच्चों तो डायबिटीज इंसिपिडस। इंसुलिन अगर कम है तो डायबिटीज मेलाइटस। और ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है एडल्टहुड में। कुछ बच्चे जाइजेंटिज्म लिख रहे हैं, गलत है बच्चों। जाइजेंटिज्म तो चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन से होती है। एडल्टहुड में अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है तो डिसऑर्डर इज एक्रोमेगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाने वाले 2 हार्मोन्स के नाम बता दीजिए जल्दी से। मेन एग्जाम का क्वेश्चन भी था बच्चों। ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाने वाले 2 हार्मोन्स के नाम बता दीजिए।
ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए दो हार्मोन्स बच्चों, जल्दी से। एक तो है कॉर्टिसोल एंड द अनदर वन इज ग्लूकागॉन। वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे एडिनालिन भी लिख रहे हैं, बेटा मेडिकल कॉलेज के हिसाब से वो सही है, पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नीट के हिसाब से ये दो आपको प्रेफरेंस पर रखने चाहिए बच्चों, एक कॉर्टिसोल और एक ग्लूकागॉन। वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो मेडिकल कॉलेजेस की कुछ बुक्स के अंदर थायरोक्सिन के लिए भी लिखा हुआ है बच्चों, पर आप जो है कॉर्टिसोल और ग्लूकागॉन को कंसीडर करेंगे ताकि हमारा नीट का क्वेश्चन सही हो जाए। कॉर्टिसोल जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और किडनी फंक्शन को कैसे अफेक्ट करता है बच्चों? मैंने आपको कहा था कॉर्टिसोल जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है बच्चों, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ेगी, और जीएफआर ही तो नेफ्रॉन का फंक्शन है, यानी कि किडनी का फंक्शन है बच्चों। और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कहीं ना कहीं हार्ट बीट पर उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, और जो वस्कुलर सिस्टम है, ब्लड वेसल जो है, उनके डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन पर भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो कॉर्टिसोल जो है वो किडनी फंक्शन और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। याद कीजिए, कॉर्टिसोल एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन है, कॉर्टिसोल जो है वो इम्यूनो सप्रेसिव हार्मोन है, ऐसा कुछ। एक और क्वेश्चन, आपको यह बताना है कि इनमें से कितने हार्मोन हैं जो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करवाने कर अपना एक्शन शो करते हैं। आपको यह बताना है बच्चों, इनमें से कितने हार्मोन हैं जो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करवा के अपना एक्शन शो करते हैं। आपको यह बताना है इनमें से कितने हॉर्मोन्स हैं। मैंने कितने लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आउट ऑफ दिस 13 हॉर्मोन्स कितने हॉर्मोन्स हैं जो कि सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करवा के अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं? कोशिश कीजिए बच्चों, मुझे खुद को आंसर मालूम नहीं है, मैंने रैंडमली लिखे हैं। अभी मैं आपके साथ जो है एक एक को 1 बाय 1 चेक करूंगा। सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करवाते हैं मतलब वाटर सॉल्युबल, इसका मतलब रिसेप्टर जो होंगे वो सेल सरफेस रिसेप्टर या फिर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। कंसेप्ट तो ये है बच्चों। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे 8 लिख रहे हैं, मुझे नहीं पता है,
मैंने 13 हॉर्मोन्स लिखे हैं आपके सामने। मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे इतना बता दीजिए इनमें से कितने हार्मोन हैं जो कि सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करवाएंगे। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया बच्चों। सेकेंडरी मैसेंजर वो जनरेट करवाते हैं जो सेल के अंदर नहीं जा पाते हैं, और सेल के अंदर वो नहीं जाते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो आपको बेटा वाटर सॉल्युबल काउंट करने, आइए चेक कर लेते हैं। इंसुलिन जो है प्रोटीनेशियस वाटर सॉल्युबल, ग्लूकागॉन प्रोटीनेशियस वाटर सॉल्युबल। याद कीजिए एस्ट्राडायोल, बेटा ये तो स्टेरॉइड हो गया है। थायरोक्सिन प्रोटीनेशियस है पर ये एक्सेप्शनली लिपिड सॉल्युबल की तरह काम करता है। एपिनेफ्रिन जो है ये जो है अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, प्रोटीनेशियस। एल्डोस्टेरोन बेटा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये स्टेरॉइड है। मेलेटोनिन ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, तो ये भी प्रोटीनेशियस है। थाइमोसिन जो है प्रोटीनेशियस है। कॉर्टिसोल बेटा स्टेरॉइड है। टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड है। ग्रोथ हार्मोन प्रोटीनेशियस। एसीटीएच प्रोटीनेशियस। एफएसएच प्रोटीनेशियस। तो जो प्रोटीनेशियस है थायरोक्सिन को छोड़कर वो होंगे बेटा वाटर सॉल्युबल, और ये सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आइए काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सो द करेक्ट आंसर इज टोटल 8 हॉर्मोन्स, ऐसा कुछ। वेलकम टू एमजे टॉक्स। बच्चों आज की इस क्लास में बस मैं आपके लिए अपना एक बहुत ही पसंदीदा कोटेशन लेकर आया हूं एमजे टॉक्स के माध्यम से। शायद आपको वो सुनकर मोटिवेशन मिले, खुद पर आप विश्वास रख पाए। तो बस इतना कहना चाहूंगा बच्चों, वेनेवर यू फाइंड योर सेल्फ इन डार्कनेस, वेनेवर यू फाइंड योर सेल्फ इन डार्कनेस, never think that you are buried, always think that you are, always think that you are planted। मैं उम्मीद करता हूं आपको एक कोटेशन समझ में आएगा बच्चों। कभी भी जीवन में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अंधकार में, बच्चों जीवन में कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आप अंधकार में हैं, तो ये मत सोचिए कि आपको दफनाया गया है। आप ये सोचिए किसी बीज की तरह आपको जमीन में बोया गया है। तो बच्चों बस सोचने का तरीका है, सोचने का नजरिया है, अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से आप रिप्लेस कीजिए। तो बच्चों इसी ख्याल के साथ मैं एमजे टॉक्स के साथ आज की इस क्लास को एंड करता हूं। कल के आपके टेस्ट के लिए आपको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और बच्चों अगली क्लास में हम मुलाकात करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के साथ। थैंक यू सो मच बच्चों।